नमस्कार, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली मार्केट को आपने देखा ही होगा, कल बजट में कुछ आपको मिला नहीं मिला वो आपको पता ही है। सारे लोग नाराज तो बजट से है ही, मैं भी नाराज हूँ, ये भी आपको पता है। बट इससे आगे जाके आज मार्केट में क्या हो रहा है, एक्चुअली जो हुआ तो हो ही गया, उसको अब काउंटर कैसे करना है, किस प्रकार से पोजीशन बनाना है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी किस प्रकार से बनानी है, बहुत डीप लेवल पे हमारा अभी प्लान चल रहा है। आने वाले 2 दिनों में हम रेडी हो जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस प्रकार से अब यहां से आगे जाके हम पैसा मैनेज करने वाले हैं, किस प्रकार से हम म्यूचुअल फंड मैनेज करेंगे, किस प्रकार से हम स्टॉक मैनेज करेंगे। भाई साहब सेबी रजिस्टर्ड है तो हजारों चीजें हमें देखनी पड़ती है, एक एक कंप्लायंस पे फोकस करना पड़ता है। तो हर एक चीज पे फोकस करके अब किस प्रकार की रणनीति बन सकती है उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी पिछले साल जो हमने एग्रेसिव स्ट्रैटेजी बनाई थी, लोगों को रिटर्न बहुत तगड़े मिले हैं। अब इस बार वो सेम स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं चलेगी, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये हमें पता चल चुका है ऑलरेडी। उसके ऊपर काम भी चल रहा है और ऑलरेडी रीबैलेंस पे हमने कर रखा है, कुछ चेंजेस हमने कर रखे हैं और उसमें और थोड़े थोड़े धीरे धीरे चेंजेस हम करते चले जाएंगे जैसे जैसे मार्केट का रुख हमें पता चल जाएगा। आज का मार्केट अगर आप देखो तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है एक कंसोलिडेशन था। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 12 बजे के आसपास। अब 12 बजे शूट कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा मानना यह है कि फिलहाल तो मार्केट रेंज बाउंड नजर आ रहा है, मे भी मार्केट डाउनसाइड तोड़ने की कोशिश कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जेन्युइनली मार्केट तोड़ सकता है और एग्रेसिवली तोड़ सकता है क्या, क्योंकि म्यूचुअल फंड से बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट्स अभी फिलहाल मार्केट में आती हुई नजर आ रही है। रीजन बिहाइंड दैट मैं आपको बताता हूं, अंदर की बात बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा पैसा लिक्विड में रखा था, बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट उनको करनी थी, बजट में कुछ उल्टा सीधा हो सकता है ऐसा उनको लग भी रहा था। उसको काउंटर करने के लिए और मार्केट को स्टेबल रखने के लिए तगड़ा पैसा उन्होंने रिजर्व में रखा था। अब वो धीरे धीरे डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट गिर गया ना तो पहले डीआईएस की वाट लगेगी कि भाई साहब क्या आंसर दे लोगों को, म्यूचुअल फंड के लॉसेस हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वो तो होने नहीं देंगे। इसीलिए मार्केट में पैसा पोर किया जा रहा है। भले एफआईआईज ने अच्छा खासा माल बेचा है पर डीआईआईज ने उसको उठा लिया है। मेजर एफआईआईज अब मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हम 2-3 साल भी पहले चले जाते ना तो आज एक तगड़ी गिरावट नजर आ जाती आपको। बट बाइंग उतने ही स्पीड से हो रही है, इसीलिए अभी मार्केट हमें स्टेबल नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मिडिल क्लास को ये मिला वो मिला, कुछ नहीं मिला है। टैक्स हेवी बढ़ाए गए, आपको लग रहा है कि गोल्ड पे टैक्स कम कर दिया, 12.5% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम हो चुका है, रियल एस्टेट पे कम हो चुका है। बट भाई साहब एक्चुअली वो नुकसान वाला सौदा है, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट्स उसमें से हटा दिए। इसका मतलब जो टैक्स आपको 20% के हिसाब से लगने वाला था ना, उसकी जो अमाउंट होगी वो 12.5% से लगने वाली अमाउंट से बहुत कम होगी। अब ये सारी चीजें समझना है तो मराठी संकेत पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो जाके आज आप देख सकते हो। डिटेल में मैंने बोल दिया है कि किस प्रकार से ये जो बजट है वो एक्चुअल में आपको ठगने वाला बजट है या बिल्कुल स्कैम आप बोल सकते हो। ये मेरा मानना है, आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब रियल एस्टेट, रेलवे के बारे में कुछ बजट में इतनी खास उन्होंने बातें नहीं करी, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट रियल एस्टेट पे होगा, ब्ला 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 सारी चीजें चल रही थी। उसका काउंटर मैंने क्लियरली लाइव आके आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको डरना नहीं है, क्या हो सकता है, एक्चुअली हमारी ग्रोथ कहाँ पे होने वाली है, किस प्रकार से होने वाली है। ये सारी चीजें मैंने लाइव सेशन में डिस्कस की है, मराठी संकेत पे वो भी वीडियो है, कल जाके देख लेना। मतलब कल बना के रखा था मैंने, वो बना के रखा था इन द सेंस लाइव आया था। एक और एक क्वेश्चन का आपका मैंने आंसर उसमें दिया है, डिटेल में मैंने बोला है। 100 के आसपास मैंने स्टॉक वहां पे कवर किए हैं, सारे स्टॉक्स एक बार जाके देख लेना, आपको पता चलेगा कि किस स्टॉक के ऊपर मेरा कौन सा व्यू है, किस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया है। अब 2024 में सबसे बड़े 2 इवेंट अब लाइंड अप है, दैट इज इलेक्शन रिजल्ट, और जो हो भी चुके हैं, मतलब बजट भी था और इलेक्शन का रिजल्ट भी था। अब उसमें से रेट कट का अब सबसे बड़ा इवेंट आ सकता है, आएगा बोल नहीं सकते। एक्चुअल में क्या होगा ये आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। किस प्रकार से आगे जाके मार्केट में मूवमेंट आएगी रेट कट के हिसाब से, वो भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर आप देखो ना तो बहुत सारी जगह पे रेट कट ऑलरेडी चल रहे हैं, हो भी रहे। चाइना ने किया है, यूके में कुछ रेट कट्स चल रहे हैं, इसका मतलब यूरोपियन कंट्रीज कर रही है, चाइना ने भी किया है। अब इंडिया बहुत दूर तो नहीं है, यूएस की राह देखी जा रही है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है। अब जैसे ही रेट कट होगा बहुत सारे सेक्टर को पॉजिटिव इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा, बट वो फिलहाल अभी तुरंत
नहीं हो सकता ऐसे मुझे लग रहा है। कब होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बट अभी उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही अंदाजा आ जाएगा कि भाई साहब अब रेट कट के चांसेस हो सकते हैं, तब मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर एफएमसीजी की तरफ आप देखो तो आपको पता चलेगा 18 अप्रैल से लेके 23 जुलाई तक सिर्फ 3 महीनों में 20% रिटर्न दिए हैं, जिसमें बहुत बड़े दिग्गज स्टॉक शामिल है, जो HUL है, डाबर है, ITC है, कोलगेट है, मारिको है। बहुत बड़े बड़े जाइंट्स है जिन्होंने 20%, 25%, 30% तक की रैली दे दी है। उस वजह से एक तगड़ी मूव हमें ओवरऑल इंडेक्स में आती हुई नजर आ रही है। कई स्टॉक है जो 35-40% भी बढ़ चुके हैं सिर्फ 3 महीनों के अंदर। सबसे पहले इसका रीजन क्या है कि एफएमसीजी में डिमांड नजर आ रही है, रूरल एरिया से भी डिमांड नजर आ रही है। बारिश बहुत अच्छी हो चुकी है। अब जो बोला जा रहा था ना, मैंने भी 3-4 बार आपको बोला था कि बारिश कम हो गया, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एनालिसिस आ रहा है वो और प्रेजेंट किए जाने वाले रिपोर्ट्स, उसमें बहुत बड़ा गैप है और बारिश कम होने के चांसेस बहुत कम है। ये मैंने क्लियरली आपको बोला था, सेम चीज हो रही है। अब बारिश हो चुकी है, अच्छा खासा स्टोरेज भी अपने पास है, इसका मतलब फार्मिंग के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। जो निगेटिव सोच थी वो कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी है। इसका मतलब एफएमसीजी में एक ग्रोथ आ सकती है। रीजन बिहाइंड दैट कि हमारे यहाँ अगर आप देखो तो फार्मर्स बहुत ज्यादा है। कम तनख्वाह पे काम करने वाले लोग या फार्मर लोग बहुत ज्यादा होने की वजह से उनके पास जब तक डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगा या वो जब तक स्पेंडिंग नहीं करेंगे, तब तक फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला एफएमसीजी कंपनी को, क्योंकि हर बार वो सोचेंगे यार यार पैसा नहीं है, खर्चा कहाँ करना है, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। इसीलिए एफएमसीजी पे स्पेंडिंग बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से अगर आप देखो तो एफएमसीजी में एक अच्छी खासी ग्रोथ ग्लोबली भी नजर आ सकती है और इंडिया में भी नजर आ रही है। और उसमें अगर रेट कट हो तो सोने पे सुहागा, 100% और बड़ा फायदा इनको हो सकता है। उसमें और एक चीज है, फेस्टिवल सामने आ रहे, अगर फेस्टिवल सामने है तो उसका भी फायदा इस इंडस्ट्री में इनको हो सकता है। जैसे ही फेस्टिवल में परचेसिंग पावर इनकी बढ़ेगी, उतना बढ़िया रिस्पॉन्स उनको मिलेगा, उतने अच्छे आंकड़े उनके बैलेंस शीट में नजर आ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है HUL। HUL का रिजल्ट भी लग चुका है। HUL का रिजल्ट अगर आप देखो ना, Q1 का रिजल्ट, अभी फिलहाल 2025 की बात मैं कर रहा हूँ, तो कंपेयर करना उसको Q3 के साथ, 2 के साथ, पिछले पहले क्वार्टर के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि आंकड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। 15,700 करोड़ का नेट सेल है, जो पुराने मुझे लगता है 2-3 साल का आज तक का हाईएस्ट सेल आप उसको बोल सकते हो। रीजन बिहाइंड दैट कि अभी डिमांड थोड़ी ग्रो होती हुई नजर आ रही है, बट 20-30-40% से बढ़ने वाला स्टॉक, उसका रिजल्ट अगर आप कंपेयर करो तो इतना भी बढ़िया रिजल्ट नहीं है कि अगर ये रिजल्ट लगेगा तो यार 30-40% स्टॉक बढ़े, बिल्कुल भी नहीं है। और उसका रीजन मैं अभी से बता रहा हूँ। मार्केट में जो होता है ना, वो आगे वाला रिजल्ट देख के अभी प्राइस डिसाइड की जाती है। जो मैं अभी तक आपको बोल रहा था कि मार्केट में नजर आने वाली जो ग्रोथ आगे है उसको अभी से डिस्काउंट किया जा रहा है। इस वजह से आपको एक तगड़ी मूव अभी HUL में देखने मिल रही है। ओवरऑल होम केयर में एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। 5,675 करोड़ का सेल्स हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि पहले 5,400 था। फिर ब्यूटी में अगर आप देखो तो ब्यूटी में बार बार मेरा फोकस जा रहा था। लास्ट टाइम भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि छोटे छोटे प्लेयर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा ऑलरेडी फंड्स ले रखे हैं, वैल्यूएशन फुगाने की कोशिश की है, बहुत सारी चीजें थी और वो डिस्पोजेबल इनकम उनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। अब वो HUL को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे, बट इतना आसान नहीं था। जितना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क HUL का है, उस लेवल का नेटवर्क बाकी कोई कंपनी का है ऐसे मुझे नहीं लगता है। टॉप प्लेयर छोड़े तो जो नए प्लेयर्स हैं या नई नई कंपनियां हैं, वो बिल्कुल इनको टक्कर नहीं दे सकती। इसीलिए ब्यूटी फील्ड में भी इनका ग्रोथ अच्छा नजर आ रहा है। पर्सनल केयर में भी थोड़ी सी ग्रोथ कम हो चुकी है। रीजन बिहाइंड दैट कि जो कंपटीशन बढ़ रहा है पर्सनल और ब्यूटी में भी, तो उसमें से थोड़ा सा डेंट उनको लगता हुआ नजर आ रहा है। 2,386 करोड़ का अभी का सेल है, जो पहले ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ का था, वो थोड़ा ड्रॉप होते हुए हमें नजर आ रहा है। फूड और रिफ्रेशमेंट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें नजर आ रही है। अदर इनकम में थोड़ी गिरावट है, 229 से पहले थी 325 करोड़ की।
ये थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट हमें नजर आ रहा है, बट एक्सपेक्टेशन ये है आने वाले 2 क्वार्टर और इनके बेटर हो सकते हैं। EBITDA 2% से बढ़ गया है। मैनेजमेंट का मानना यह है रूरल डिमांड अब बढ़ रही है, इसका मतलब ओवरऑल ग्रोथ इनकी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आईटीसी का भी सेम हाल है। एफएमसीजी में आईटीसी लीड कर रहा है, आपको पता ही है। अब बजट के दिन क्या हुआ आईटीसी का, ये मुझे बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत तगड़े मूव्स हमें इसमें देखने मिले। अब रीजन बिहाइंड दैट, आईटीसी का जो मेजर रेवेन्यू है वो सिगरेट बिजनेस से आता है। अब सिगरेट बिजनेस को पॉजिटिवली देखा जा रहा है। सिगरेट बिजनेस को पॉजिटिव देखने का मतलब ये है कि बोला ये जा रहा था, हमने ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने पहले भी उसको कवर किया था, कि उस पर टैक्सेस बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो सकती है, कि इतने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाएंगे कि लोग इसको कम कंज्यूम करेंगे। और मैंने तब भी आपको बोला था भले इसके टैक्सेस बढ़े फिर भी इसका कंजम्पशन बहुत कम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एक नशा है, इसका लत लग चुका है, वो बंदा कंज्यूम तो करता ही करता है। इसलिए नए कंज्यूमर भी बढ़ेंगे, उसके साथ साथ पुराने तो कंटिन्यू भी करेंगे। इसका मतलब ये है कि सेल्स इसका इतनी आसानी से कम नहीं हो सकता। बट बजट में सबका अनुमान ये था कि इसके रेट्स बढ़ाए जाएंगे, टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, जिस वजह से इसका सेल ड्रॉप हो सकता था। बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ और स्टॉक में एक फास्ट ग्रोथ और ब्रेकआउट हमें नजर आया था। और पहले आईटीसी में एक छोटा सा फॉल भी नजर आया था, बहुत दिनों से स्टॉक नीचे भी आ रहा था, और अगेन इसने अपनी रैली शुरू कर दी है। बजट में अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा चुका है। एग्रीकल्चर की डिमांड किस प्रकार से फुलफिल की जाएगी, किस प्रकार से एग्रीकल्चर या फार्मर्स को और अच्छा बेटर बना सकते हैं, उसके ऊपर फोकस होगा। ये सारी चीजें बोल दी गई है, बट ये फंडामेंटली कैसे वर्क होगी आई डोंट नो। बहुत सारे लोग उसको बहुत ही एग्रेसिवली कैलकुलेट कर रहे हैं, या बहुत ही एग्रेसिवली उसके ऊपर प्लान कर रहे हैं कि इस वजह से ये होगा। बट मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली अभी शुरुआत हो चुकी है, तो इसके रिजल्ट 5 साल 7 साल 10 साल के बाद देखने मिलेंगे। क्योंकि जो फार्मर का माइंडसेट है, उसको एजुकेशन करने का तरीका है, वो पहले से ही चेंज करने की कोशिश होनी चाहिए थी। बट अगर आज उसकी शुरुआत कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आपको बहुत टाइम लगने वाला है आगे जाके। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अब फार्मर्स के लिए ये अनाउंस किया, वो अनाउंस किया, कल ही सब चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है, और ये लॉन्ग टर्म में हमें फायदा दिखा सकता है, ये तुरंत हमें कोई भी फायदा नहीं देने वाला। अगली न्यूज है बीएसएनएल एमटीएनएल की, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एमटीएनएल का स्टॉक मैंने भी ऑलरेडी आपको बोल रखा था कि ये जो ग्रोथ है ये रुकने वाली नहीं है, उसकी कंसिस्टेंटली वो आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा, और बैक टू बैक उसमें ग्रीन कैंडल नजर आएंगे, क्योंकि उतना ज्यादा पैसा उसमें पोर किया जाने वाला है। अब रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन सबने अपने रेट्स बढ़ा दिए, 25% 20% से रेट बढ़ गए, लोग नाराज हो गए, और उस नाराजगी का फायदा उठाया किसने? बीएसएनएल ने। बीएसएनएल ने अपने रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाए, उन्होंने कुछ डिस्काउंटेड प्लान भी लॉन्च करे, उससे बीएसएनएल में उनका क्लाइंट वापस आने की कोशिश कर रहा है। रूरल एरिया में बीएसएनएल में पोर्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हजारों लोगों ने अपने सिम कार्ड पोर्ट किए हैं, फिर से उन्होंने बीएसएनएल में आने की कोशिश की है, और कर भी रहे लोग, और ज्यादा आने भी लगे हैं। इसका फायदा बीएसएनएल को एक्चुअली हो रहा है। अब बीएसएनएल में ही एमटीएनएल को उसके अंडर दिया जाएगा, ये भी सारी बातें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है, तो इसका फायदा ऑब्वियसली बीएसएनएल को हो रहा है, इसका मतलब एमटीएनएल को होने वाला है। बजट 2024 में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हम 1.28 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट करेंगे, जिसमें से टेलीकॉम को एलोकेट करने वाले हैं, ये भी सोच में परफेक्ट रख देना, उसमें से 90% मतलब 82,900 करोड़ सिर्फ बीएसएनएल को मिलने वाले हैं। और बीएसएनएल कैसे बाउंस बैक कर सकता है, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब बीएसएनएल कहाँ कहाँ कम पड़ता है, तो बीएसएनएल कम होता है टेक्नोलॉजी में, उनके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में, उसके साथ साथ लोन के रीपेमेंट्स उनको करने हैं, उनका रिस्ट्रक्चरिंग करना है, बिजनेस को रिवाइव करना है, वो सारी चीजों में अब ये स्पेंडिंग किया जाएगा। इस वजह से और एमटीएनएल को आपको सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, 10% 5% डेली ये बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। आज भी एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है। 3-4 दिन पहले ही हमने एक Q&A किया था, कल भी मैंने बोला था कि और ये 20-30% मिनिमम कहीं नहीं गया, आराम से बढ़ सकता है, तो वो रैली शुरू है। कल के बजट में मित्रों को बहुत अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब कौन कौन से मित्र हैं? एक तो साउथ वाला है, साउथ वाले को मतलब चंद्रबाबू नायडू जी को अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ दिए गए हैं उनके आंध्रा के डेवलपमेंट के लिए। उनकी डिमांड क्या थी? 1 लाख करोड़ की डिमांड थी, और वो भी आगे जाके धीरे धीरे कंप्लीट की जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है, और ये प्रपोजल मंजूर भी हुआ है। नीतीश बाबू को समवेयर अराउंड 58,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, उनके पैकेजेस अप्रूव किए जा चुके हैं। बट
ठीक है, इतना भी तगड़ा कोई पैकेज मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं। जब 1 लाख करोड़ दिया जाएगा उसको बहुत बड़ा पैकेज माना जाएगा, क्योंकि अभी तक तो 15,000 करोड़ ही दिए। इसका मतलब जो रेगुलर था उससे थोड़ा बेटर दिया है, जो हर बजट में होता था। बाकी राज्यों को भी दिया गया है, बट इनको थोड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने उनको सपोर्ट दिया है। इस वजह से हर एक न्यूज चैनल इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। फिर भी बिहार भी अपने ही देश का है, आंध्रा भी अपने ही देश का है, उनका भी विकास होना चाहिए, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, मैं उनकी सराहना करता हूं। ऐसे नेता होना चाहिए। अब चंद्राबाबू कोई गलत नहीं कर रहा है। अब मेरे महाराष्ट्र में से कोई बंदा नेता उठ के खड़ा हो जाए और बोले मेरे महाराष्ट्र को 1 लाख करोड़ चाहिए और वो ले ले, इसका मतलब वो अच्छा कर रहे हैं ना अपने राज्य के लिए। सिर्फ इतना ध्यान केंद्र सरकार ने देना चाहिए कि हर एक राज्य को अच्छा खासा बजट अलॉट होना चाहिए उसके साइज के हिसाब से। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज सबको 1-1 लाख दोगे, एक जगह पे रहते हैं 50 करोड़ लोग, एक जगह पे रहते हैं 2 करोड़ लोग, तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने भी देखना चाहिए। अब जैसे ही चंद्रा बाबू की चलने लगी है, हेरिटेज फूड भी चलने लगा है। एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न अब हेरिटेज फूड में देखता हुआ नजर आ रहा है। वहां पे भी सर्किट लग चुका था, याद रखना। अब ये स्टॉक अच्छा खासा दौड़ने के मूड में नजर आ रहा है। देखते हैं किस प्रकार से जंप यहाँ पे हमें देखने मिलेगी। बेसिकली चंद्रा बाबू एक विजनरी बंदा है, मतलब ये तो आपको मानना पड़ेगा। हैदराबाद की ग्रोथ में उनका जो योगदान है ना, बहुत अच्छा खासा योगदान है। फिर अब ये उनकी जो सिटी डेवलप कर रहे हैं आंध्रा में, उनकी एक कैपिटल बनाने की कोशिश चल रही है अमरावती को, वो भी सक्सेसफुल होने के चांसेस मुझे भी नजर आ रहे हैं। इसीलिए अमरावती पे भी आपका फोकस होना चाहिए अगर वहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो उस लोकेशन के बारे में भी 100% सोचना। कुछ आंध्रा के स्टॉक्स भी हैं, उनके ऊपर आपको फोकस रखना है, जैसे कि हेरिटेज फूड मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, अमरा राजा बैटरी है, आंध्रा सीमेंट है, KNR कंस्ट्रक्शन है। ये सारे स्टॉक 5 से 10% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनमें हमें अच्छा खासा ट्रैक्शन नजर आ रहा है, जैसे कि सुजलॉन का रिजल्ट लगा है। सुजलॉन को मैंने क्लियरली बोल दिया है कि उन्होंने टर्न अराउंड स्टोरी ऑलरेडी बना दी है। अब सुजलॉन को बहुत ज्यादा खराब स्टॉक हम नहीं बोल सकते। रीजन बिहाइंड दैट कि जैसे मैंने एक एग्जांपल देके आपको बोल के रखा था कि सुजलॉन में क्या हुआ है कि समझो मेरी 100 कंपनियां हैं, अब 100 कंपनियां सारी डेट में फंस चुकी है, तो हमने किया क्या, 80-90 कंपनियां बेच दी, सारा डेट क्लियर कर दिया। अब 10-20 कंपनियां उतनी रख दी। अब मुझे धीरे धीरे करके ग्रो होना है क्योंकि मेरे पास दिमाग है भाई साहब, राइट। तो उसको मुझे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके और कंपनी को बढ़ाना है। मुझे अनिल अंबानी नहीं बनना है, सब कुछ डुबा के मैं खाली बैठ गया, अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं बैंकरप्ट हो गया। ये वो बिल्कुल नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छी और बहुत बेस्ट चीज मुझे इस स्टॉक के अंदर नजर आ रही है। 2022 करोड़ का सेल है इनका। बट एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ईयर ऑन ईयर तगड़ी ग्रोथ नजर आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिक्लाइन हमें नजर आ रहा है, बट वो मैटर बिल्कुल नहीं करता है क्योंकि ये सोलर का बिजनेस है, या आप बोल सकते हो विंड का बिजनेस है, ग्रीन एनर्जी वाला बिजनेस है। अब यहाँ पे ऑर्डर्स आगे पीछे होते रहते हैं, कई क्वार्टर में एकदम बड़ी डिलीवरी हो जाती है, कई क्वार्टर में थोड़ी कम डिलीवरीज हो जाती है। जैसे कि डिफेंस में होता है वैसे ही सेम यहाँ पे आपको नजर आएगा। हर क्वार्टर में कंसिस्टेंसी यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आएगी क्योंकि ये FMCG बिजनेस नहीं है, ये तेल साबुन बिल्कुल बेच नहीं रहे। तो इसका मतलब ये है कि कई क्वार्टर कम, कई क्वार्टर में ज्यादा हमें बिल्कुल नंबर्स नजर आएंगे। 302 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है, विच इज रियली ग्रेट थिंग, और इस वजह से मुझे ये बहुत अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है आगे जाके भी। और स्टॉक में आपको सर्किट्स भी नजर आते हुए दिख रहे हैं। सेम चीज येस बैंक को भी बहुत बार हमने क्रिटिसाइज किया है, अब फिर से एक बार थोड़ा अपना ओपिनियन चेंज करने का टाइम आ रहा है। मैंने येस बैंक को भी बहुत सारी बातें सुनाई थी आपको याद भी होगा, बट सेम सुजलॉन के जैसे येस बैंक बनने की कगार पे है, बना नहीं है, सुजलॉन बन चुका है, डन है। पेटीएम कगार पे है, बना नहीं है, शुरुआत है, वैसे येस बैंक की शुरुआत है। सिर्फ आपको नजर रखनी है किस दिन हमें कॉन्फिडेंटली लगे कि भाई साहब हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब येस बैंक में हो ये रहा है कि 7,700 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है, जिसमें से 516 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे अभी इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बोल सकते हो। रिसेंट की मैं बात करूँ 2-3 साल में बहुत अच्छे खासे रिजल्ट इन्होंने दिखाए। इसका मतलब यह है कि यस बैंक फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकती है। एनपीएस वगैरह बहुत सारे कम हो चुके हैं उनके, बाकी स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, और उसमें से भी एक कोई बड़ा ग्रुप इसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे कर रहे हैं, बट उसमें से एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इनको एक्वायर कर सकता है। 100% कंट्रोलिंग उनके पास जा सकती है, बट 100% का मतलब ये नहीं कि सारे स्टॉक उनके पास चले जाएंगे, बट कंट्रोलिंग स्टेक उनके पास जा सकते हैं। जिस दिन उनके पास जाएंगे उस दिन से उनकी टर्न अराउंड स्टोरी शुरू हो जाएगी। बट जब तक वो जाते नहीं है तब तक कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते कि भाई साहब ये होगा, होना चाहिए, होता हुआ नजर भी आ सकता है, बट इतनी हड़बड़ी हमें नहीं करनी है। अगर अंदाजा थोड़ा गलत हो जाए तो पैसा
लटका ही नजर आएगा। बजाज फाइनेंस का रिजल्ट लगा है। बजाज फाइनेंस में भी अच्छे खासे नंबर्स हमें देखने मिले हैं। 16,000 करोड़ ऑल टाइम हाई रेवेन्यू जनरेट किया है। 3,900 करोड़ का नेट प्रॉफिट है जो भी ऑल टाइम हाई है। एकदम सुंदर रिजल्ट है। बट दिक्कत यह है कि स्टॉक क्लियरली डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। एक ट्रेंड लाइन बन रही है, सीधा वो रेजिस्टेंस लेता है और वहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। बार बार वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि स्टॉक में इशू है इन टर्म्स ऑफ चार्ट बोल रहा हूं मैं। अब टेक्निकली थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है, फिर भी फंडामेंटली एकदम जबरदस्त स्टॉक है। जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं ना, उनके लिए ये ऐसे स्टॉक बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे मिलते हैं तो वो लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। बट फंडामेंटली मुझे पूछो तो बहुत अच्छे खासे रिजल्ट इन्होंने दिखाई दिए हैं। और पुराना कोई भी रिजल्ट उठा के देख लो, सब रिजल्ट के साथ कंपेयर करोगे तो भी आपको ये क्वार्टर का रिजल्ट बहुत बढ़िया नजर आएगा। एशियन पेंट का रिजल्ट आने वाला है 1 अगस्त को। फिर भी एशियन पेंट में बहुत बड़ी बड़ी हलचल अब नजर आने लग गई है। मैनेजमेंट में कुछ कदम उठाने की कोशिश हो रही है, नए हायरिंग की बात चल रही है। अब एशियन पेंट, अभी फिर से एक बार मैं बोल देता हूं कि जिस प्रकार से हम येस बैंक को देख रहे हैं उसी प्रकार से देख रहे हैं। बट येस बैंक और एशियन पेंट का कंपेयर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एशियन पेंट ऑलरेडी सेटल्ड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसमें कुछ डाउट होने की जरूरत नहीं है एशियन पेंट में। बट एक निगेटिविटी एशियन पेंट के बारे में फैली है, क्योंकि उतनी ऑर्डर बुक नहीं मिलेगी, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, ग्रासिम आ चुका है, एशियन पेंट को खा जाएगा। मैंने क्लियरली बोल दिया था आपको और अभी भी बोल रहा हूँ, एशियन पेंट को खाना इतना आसान नहीं है। वो नंबर 1 लीडर है और रहेगा भी कुछ सालों में तक, कम से कम 5 साल तो ये अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद देखा जाएगा, अगर ग्रासिम उतने एग्रेसिवली ऊपर जाता है तो वो एक अलग बात हो जाएगी। बट फिलहाल हमें नजर आ रहा है ग्रासिम में भी और एशियन पेंट में भी बहुत बड़े बड़े एक्विजिशंस हो सकते हैं। साउथ में पेनिट्रेशन करने की कोशिश इनकी बहुत एग्रेसिव लेवल पे हो सकती है। जैसे एसीसी अंबुजा एग्रेसिवली साउथ में जा रहा है, वहां की कंपनियां वो एक्वायर कर रहे हैं। पेन्ना सीमेंट उन्होंने एक्वायर किया था, वैसे ही और सारी कंपनियां वो एक्वायर कर रहे हैं। सेम एशियन पेंट भी कर सकता है एग्रेसिवली, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, कैश में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। वो सारा पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से एक ग्रोथ हमें नजर आ सकती है। उसके बाद में सबसे बड़ा काम ये कर सकते हैं, जो कैश पड़ी है वो उस कैश का यूटिलाइजेशन करके खुद का भी एक्सपांशन कर सकते हैं। हायरिंग उनका चल रहा है, इसका मतलब मैन पावर बढ़ाने की कोशिश हो रही है, बिकॉज उनको बहुत बड़ा आगे नजर आ रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पर हमारा क्लियरली फोकस है, हम देख रहे हैं, सिर्फ चार्ट की वेट कर रहे हैं। हम जैसे ही चार्ट में वॉल्यूम नजर आएगा, मैं बहुत सारी चीजें इसकी डिस्क्लोज करना शुरू कर दूंगा। बट पहले से आपको अवेयर करके रख रहा हूं, इसमें कुछ ना कुछ तो हो रहा है। इसका मतलब बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, वेट तो करना ही है, प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेंगे तभी इस स्टॉक के बारे में सोचा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।